1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें जोर दिया जाता है कि एक यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत है क्राइम्स, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जो कि इंडिया के सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या कोई भी जेंडर हो। अब रिलीजियसली इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें आसानी से इम्प्लीमेंट हो गई। लेकिन हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ हैं, जो फैमिली अफेयर्स के काम आते हैं, जैसे मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया या प्रॉपर्टी हो गई, उनको ब्रिटिशर्स हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आएगा दोनों कम्युनिटी से। और हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ रखकर ये इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए भी काम आता। सो हिंदूज़ के लिए हिंदू पर्सनल लॉ थे और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरिया लॉ पे बेस्ड थे। अब उस समय हिंदू वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती थी या जायदाद में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता था, रीमैरिज नहीं कर सकती थी, डिवोर्स नहीं ले सकती थी। सो इन सब चीज़ के ऊपर ही वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने के लिए काफ़ी सारे लॉ पास किए गए। सबसे पहले तो ये सती प्रथा को हटाया गया 1829 में। फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया। इसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट लेकर आए, जो कि सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होता है सिवाय मुस्लिम्स के। तो और भी इन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये सारे लॉज मुस्लिम्स के लिए नहीं थे क्योंकि कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप्स इन सब चीज़ों को अपोज करना शुरू कर देते थे। वो बोलते थे कि हम तो शरिया लॉ फॉलो करेंगे, जिसके लिए इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में पास करवाया। अब शरिया लॉ में वुमेन के पास इतने इक्वल राइट्स नहीं होते हैं, चाहे वो डिवोर्स हो गया जिसमें ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ है, इनहेरिटेंस ले लो जिसमें वाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद सिर्फ 1/8 हिस्सा मिलता है अगर बच्चे हैं तो, नहीं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसके बाद शरिया लॉ में हस्बैंड की 4 वाइफ भी हो सकती है एट अ टाइम। तो इन सब चीज़ों को देखकर आज़ादी के बाद एक चर्चा हुई कि ये पर्सनल लॉ तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हिंदू कुछ लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान अपना शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं जिसमें वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को यूनिफॉर्म करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, हर इंडियन वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत लगी जिसमें सिर्फ एक पर्सनल लॉ होगा जो सारे इंडियन सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होगा, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से है या उसका जेंडर क्या है। तो नेहरू जी तो उस समय इसके फेवर में थे, अंबेडकर जी भी फेवर में थे इस यूसीसी के, लेकिन नेहरू जी कन्विंस नहीं कर पाते इन कंजर्वेटिव ग्रुप्स को जो अपोज कर रहे थे इस यूसीसी को। तो फिर इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 बनाकर डाल देते हैं, जिसमें लिखा है कि सरकार को फ्यूचर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यूसीसी तो नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉज में थोड़ा और रिफॉर्म्स किए, थोड़ा और मॉडर्नाइज बनाया जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो इसके लिए हिंदू कोड बिल आया जिसके अंदर इन्होंने ये 4 एक्ट पास करे, और ये बिल हिंदूज के साथ जैन, सिख और बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई होते हैं। तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हिंदू पर्सनल लॉ में। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन मुस्लिम अभी भी 1937 का शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम वुमेन के पास इतने इक्वल राइट्स नहीं है। अब अगर पाकिस्तान की भी बात करें ना, तो उसने भी अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स कर रखे हैं कि अगर एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं तो उसके पास एक रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। सो अगर यूसीसी आ जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुस्लिम वुमेन का होने वाला है, जो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, इंडिया की मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन पहले की तरह अभी भी कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप्स अभी भी इसको अपोज कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट इन ग्रुप्स को बिना मनाए, बिना इनकी मर्ज़ी के ये यूसीसी ले आते हैं तो दंगे भी काफ़ी हो सकते हैं, और ऐसे सिर्फ एक मैड गवर्नमेंट ही करेगी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।